प्रियंका और आप देख रहे हो शंखनाद प्रस्तुत सल्ला डॉक्टर। एक फेमस एरोनेक्टल सर्जन और पिछले 24 साल से काले पाइल्स हॉस्पिटल नाम से दिघोरी नागपुर में सर्विस दे रहे डॉक्टर लता काले इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काले हॉस्पिटल को बेस्ट पाइल हॉस्पिटल ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड मिला है। बेस्ट फीमेल पाइल्स फिचुला सर्जन ऑफ सेंट्रल इंडिया का भी अवार्ड मिला है। वुमन अचीवर्स अवार्ड फॉर पाइल्स सर्जरी से सम्मानित किया गया है। पिछले साल ही वॉल ऑफ फेम अवार्ड एक्सेलेंस अवार्ड फॉर पाइल्स फिचुला मिला है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर लता काले से फिशर के बारे में। नमस्कार मैम, सल्ला डॉक्टर इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैम मेरा पहला प्रश्न, एनल रीजन में कौन कौन सी बीमारियां होती है, इसके कारण क्या है और उसके लक्षण भी बताइए हमें। जी, एनल रीजन में सबसे कॉमनली होने वाली बीमारियां हैं पाइल्स, फिशर्स और फिस्टुला। जी, पाइल्स है जिसको हम हिमोरॉइड, पाइल्स लेमन लैंग्वेज है, मेडिकल लैंग्वेज में उसी को हम हिमोरॉइड्स बोलते हैं। ओके। तो हिमोरॉइड्स, फिशर और फिस्टुला ये तीन सबसे ज़्यादा कॉमनली होने वाले डिसीजेज है। उसके अलावा प्रोक्टाइटिस भी एक डिसीज है जो कॉमनली देखा जाता है। और फिशर तो बहुत ही कॉमन है, हर तीसरे पेशेंट को फिशर रह सकता है। पाइल्स, इस बीमारी में पाइल्स, फिशर या कोई भी एनल रीजन में होने वाली बीमारी में कॉमन लक्षण हो सकता है दर्द, जलन, ब्लीडिंग, पेन हो सकता है। खास करके फिशर में पेन ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग कम होती है। हिमोरॉइड्स में पेन कम होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। प्रोक्टाइटिस में पेशेंट को ईचिंग रह सकता है और थोड़ा बहुत बर्निंग रह सकता है। उसके अलावा जैसे फिस्टुला में पेशेंट को ईचिंग रह सकता है और पस डिस्चार्ज रह सकता है। ये एक सिंपल छोटे छोटे जो मैंने आपको बता दिया, एक दो मेन लक्षण है। और अगर आप इसका कारण पूछेंगे तो कॉन्स्टिपेशन इसका मेन कारण है। ओके मैम, हमें ये बताइए कि फिशर क्या होता है। फिशर एनल रीजन में होने वाली एक सबसे प्रमुख बीमारी है, जो छोटे से बच्चे से लेके ओल्ड एज, कितने भी उम्र के इंसान के, कितनी भी उम्र वाले को हो सकता है। क्योंकि फिशर हार्ड मोशन की वजह से, यानी कि कड़क मोशंस होने की वजह से एनल रीजन में होने वाला एक कट, यानी कि चीरा पड़ जाना या कट जाना, एक एनल रीजन में इंजरी हो जाना, जिसको हम बोलते हैं कि टीयर ऑफ म्यूकोजा। तो इसको ही हम लोग फिशर बोलते हैं। एक घाव बन जाता है जिसे फिशर कहते हैं और उसमें पेशेंट को फिर पेन होने लगता है। ओके जी। मैम ये बताइए कि फिशर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। फिशर में ऐसे हम स्पेशली प्रकार नहीं बोल सकेंगे, फिर भी उनकी अवस्थानुसार हम उसको दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि फिशर, एक्यूट फिशर जो जस्ट हुआ है, अभी हुआ है, वो एक्यूट फिशर। और अगर बार बार फिशर होके अगर उस जगह पे वो जगह हार्ड हो गई है और वहाँ पे टैग बन गया है तो वो बोलते हैं क्रॉनिक फिशर। क्रॉनिक यानी बहुत पुराना फिशर। और पुराने फिशर में पेन कम होता है और एक्यूट फिशर में पेन ज़्यादा होता है। इस तरह हम फिशर को दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ओके मैम, फिशर के क्या क्या कॉजेस होते हैं। फिशर का सबसे मेन कॉज है कॉन्स्टिपेशन, हार्ड मोशन, स्टूल हार्ड आना। और मोशंस हार्ड आने का मेन रीजन है लैक ऑफ मीन्स फाइबर्स इन डाइट, यानी कि खाने में फाइबर ना होना। और दूसरी बात पानी, वाटर इनटेक कम रहना। पानी का अगर इनटेक कम है या फिर आप टाइमली खाना नहीं खा रहे हो, पूरी नींद नहीं ले रहे हो, आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा है, आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, आपका खाने का टाइम बार बार चेंज होता है, आप लेट नाइट खाते हो, आप खाना खाते बराबर सो जाते हो। और अगर आपका पानी का इंटेक सपोज 1 या 1.5 लीटर ही है, जो कि 3 लीटर होना चाहिए, तो ये सब कारण है जिसके कारण हार्ड स्टूल होता है। अच्छा। और हार्ड स्टूल के कारण फिशर। अच्छा, मतलब हमारे दैनंदिन जीवन में हमारा आहार महत्वपूर्ण होता है। आहार बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से ही हमको कॉन्स्टिपेशन और अल्टीमेटली फिशर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, तो इसके लक्षण क्या होते हैं। फिशर के लक्षण ऐसे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। जैसे मैंने आपको दो टाइप बताया। एक्यूट फिशर में पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, और अगर ज़्यादा डीप कट जाता है तो उसको ब्लीडिंग भी रह सकता है। ब्लीडिंग 2 से 4 गुना तक के उसको ब्लीडिंग रह सकता है। और कई बार फिशर में एक टैग भी बन जाता है, तो जिसके कारण उसको एक हाथ में फील होगा कि कोई लम्फ
बाहर आ रहा है, कुछ स्किन जैसा टैग बाहर आ रहा है। और कई बार फिर जब वो उसमें कुछ जमा होने लगता है स्टूल पार्टिकल फिशर के बेड पे, तो पेशेंट को ईचिंग भी रह सकता है, खुजली भी हो सकती है। तो ये प्रमुख उसके 3 लक्षण समझ लो आप कि पेन, सीवियर पेन और ब्लीडिंग, ईचिंग और उसमें एक टैग जैसा लंफ जैसा स्किन टैग बन जाना। ये 3 सिम्टम्स अगर पेशेंट को लग रहा है तो उसको डेफिनेटली फिशर हुआ है। ओके डॉक्टर, हमें और हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि फिशर की जांच किस तरह से की जाती है? फिशर की जांच जैसे डॉक्टर्स के पास जब पेशेंट आते हैं, अगर पेशेंट की बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है तो वैसे तो इनिशियली हम लोग उसको मैनुअली चेक करते हैं, और अगर सपोज उसका थोड़ा फिर जब पेन कम हो जाता है तो हम पीआर डिजिटल एग्जामिनेशन से उसको चेक करते हैं, ताकि उसमें उसका एनल स्पाज्म कितना है वो हमको पता चलता। क्योंकि फिशर के कारण बार बार अगर पेशेंट को फिशर हो रहा है या फिर बहुत डीप फिशर है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो उसका जो एनल रीजन है, एनल डायमीटर है, वो कम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग स्पाज्म चेक करते हैं जो डिजिटल एग्जामिनेशन से होता है। उसके अलावा जब थोड़ा फिशर हील होने लगता है तब हम प्रोक्टोस्कोपी से उसका इंटरनल असेसमेंट भी करते हैं, और कभी कभी अगर हमको उसमें कुछ अलग ग्रोथ्स दिखती है तो हम एक वीडियो एंडोस्कोपी करके टेस्ट रहती है वो भी कर लेते हैं, ताकि फिशर के कारण होने वाले और भी जो स्पाज्म के कारण इंटरनल हिमोरॉइड्स वगैरह बनने के चांसेस रहते हैं वो भी हमको दिख जाते हैं कि हिमोरॉइड्स बन गए हैं क्या, कौन से ग्रेड में गए हैं क्या, कौन से ग्रेड में गए हुए हैं, अगर हिमोरॉइड बने हैं तो ये चीज़ें हमको एंडोस्कोपी में बहुत अच्छे से दिखाई देती है। तो फिशर के लिए प्राइमरीली तो वैसे डिजिटल एग्जामिनेशन और मैनुअल एग्जामिनेशन में हमको सिर्फ फिशर हो तो पता चलता है। ओके हाँ मैम, आपके हॉस्पिटल में फिशर की ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है? हमारे हॉस्पिटल में फिशर के लिए जब पेशेंट आता है तो काफ़ी पेन में आता है, तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट को एग्जामिनेशन करके चेकअप करके उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट करते हैं। अगर पेशेंट के फिशर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, प्राइमरी फिशर है उसका, मीन्स जस्ट अभी हुआ है, कहते एक्यूट फिशर जो हम बोलेंगे, और टैग वैग नहीं डेवलप हुआ है उसका, तो हम उसको मेडिसिन को एडवाइस करते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन बेस्ट है फिशर के लिए। क्योंकि फिशर एक ऐसा डिसीज है जो बार बार हो सकता है, तो उसमें हर बार सर्जरी करना ठीक नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो ऐसे में पेशेंट को हम लोग इनिशियली तो आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक करते हैं। और हमारे यहाँ तो स्पेशलिटी है फिशर की ये कि हमारा एक रिसर्च हम जो से हमने अपना एक ये किया है, ऑइंटमेंट बनाया है, तो वो हमारा ऑइंटमेंट बहुत ही बेनिफिशियल है फिशर के लिए। तो वो आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट हमारा खुद का बनाया हुआ है, जो पूरा नेचुरल तरीके से बनाया हुआ है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, तो उससे पेशेंट का फिशर बहुत ही अच्छी तरह से हील हो जाता है। इवन फिशर के कारण जो उसको स्पाज्म हुआ है वो स्पाज्म भी रिलीव होता है। एनल रीजन में मसाज करने के लिए देते हैं हम लोग वो ऑइंटमेंट, तो उससे उसका स्पाज्म यानी कि जो जगह छोटी हो गई वो भी रिलैक्स हो जाती है। उसके अलावा फिश उसके कारण उसको जो ईचिंग हो रही थी वो भी कम हो जाती है, इन्फेक्शन भी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और फिशर में पेशेंट को हम एनल डायलिटेशन भी देते हैं जब उसका फिशर हील होने लगता है तो। उसके अलावा फिशर जिस भी पेशेंट को हुआ है वो हमारे पास जब भी आता है तो हम लोग उसकी अदर कॉम्प्लिकेशंस जो हो रहे हैं उसको भी प्रॉपरली एसेस करते हैं और उसको उसके बारे में उसको अवगत करते हैं, उसकी आगे की जांच उसको समझाते हैं, ताकि फिशर जब पेशेंट लेके आ रहा है और उसको हिमोरॉइड्स भी है तो वो भी उसके साथ साथ ट्रीट हो जाए और उसको बार बार एक के कारण दूसरे और दूसरे के कारण तीसरी बीमारी ना हो। तो इस तरह हम लोग फिशर के पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन में जा रहा हो तो उससे बचा सकते हैं अगर पेशेंट एक्यूट कंडीशन में आए तो। और अगर फिशर सपोज क्रॉनिक हो गया है और उसमें टैग बन गया है, जगह छोटी हो गई है और अब इसमें मेडिसिन से विशेष रिलीफ नहीं हो सकता है तो हम उनको सर्जरी भी एडवाइस करते हैं। सर्जरी भी करते हैं हम लोग पेशेंट के फिशर के पेशेंट की सर्जरी भी होती है। फिशर के पेशेंट की सर्जरी हम तभी एडवाइस करते हैं अगर वो टैग सेंटिनल टैग बनते हैं फिशर के कारण। जब बार बार फिशर होता है एक ही जगह पे तो वहां से एक स्किन की ग्रोथ हो जाती है और वो स्किन की ग्रोथ धीरे धीरे जितने बार उस जगह पे फिशर होता है वो ग्रोथ बढ़ती जाती है। वो फिशर की जो टैग्स बनते हैं वो एनल कैनल में सबसे ज्यादा 6 and 12 o'clock ये पोजीशन होती है। जैसे हम एक वॉच की पोजीशन लेंगे वैसे एनल रीजन की हम पोजीशन लेते हैं तो उसके हिसाब से जो पोजीशन बताते हैं हम
तो 6 और 12 o'clock ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशंस है जहाँ पे सेंटिनल टैग्स बनते हैं। अच्छा। तो और ये सेंटिनल टैग जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो उसमें कई बार इन्फेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में हम लोग पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करते हैं। अच्छा। जब टैग 2 ही नहीं 4-5 भी कितने भी बन सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली 2 टैग सबसे ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं 6 और 12 o'clock पे। अच्छा। और ये टैग जब हमको लग रहा है कि नहीं अब ये मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो सकता, हाँ। तब हम पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करते हैं और सर्जरी करते हैं पेशेंट की। और अगर पेशेंट को सपोज टाइम नहीं है हाँ। कि अभी वो स्कूल में टीचर है या स्टूडेंट है या उसका एग्जाम है, तो हम ऐसे में उसको कितना भी प्रॉब्लम हो, मेडिसिन से हम उतने दिन का उसका मैनेजमेंट की चलो ठीक है अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हाँ। तो 8-10 दिन 15 दिन आप मेडिसिन ले लो, इससे आपको रिलीफ रहेगा, आप रुक सकोगे। उसको उतना टाइमिंग रिलीफ दे देते और उसको एक सर्जरी के लिए एक डेट दे देते कि आप कम से कम 15-20 दिन में सर्जरी कर लो। अच्छा। मीन्स इस तरह हम लोग फिशर को हैंडल कर लेते हैं। ओके, मतलब इस तरह से ट्रीटमेंट आपके यहाँ होती है जी। मैम, एनल रीजन संबंधी बीमारियों के इलाज आपके यहाँ पे होते हैं। मैम, मेरा अगला प्रश्न, फिशर के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये भी हमारे दर्शकों का बताइए। जी, फिशर को हमको छोटा नहीं समझना चाहिए कि हम कभी ऐसे सोचे फिशर है नहीं क्या तो चीरा ही तो पड़ा है। हाँ। ऐसा नहीं, चीरा पड़ना ये इनिशियल है, एकदम शुरुआत। अगर इसी समय आप डॉक्टर के पास चले गए, वो चीरा ही क्यों पड़ा आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट। जी। पढ़ना ही क्यों चाहिए? हाँ। यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने लगा है, यानी कि आपके लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगा है। ठीक है, अब ये बना फिशर, आप तुरंत गए ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, काही नाही झाला, फिशरच तर झाला है, ठीक है, ऐसा सोचा अगर हमने और कुछ भी खाया, उस पर ध्यान नहीं दिया, टाइमिंग हमने कुछ मैनेजमेंट कर लिया, तो धीरे धीरे उसी फिशर में टैग बनता है। टैग यानी सेंटिनल टैग यानी स्किन की ग्रोथ होने लगती है उसी जगह से, और वो ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ओके। जब वो बहुत बड़ी हो जाती है तो वो जगह फाइब्रोस हो जाती है, यानी उसका जो बेस रहता फिशर का, वो फाइब्रोस हो जाता, हार्ड हो जाता, जिसके कारण लैट्रिन की नली धीरे 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 छोटी होने लगती है। ओके। ऐसे अनेक वहाँ पे सेंटिनल टैग एनल रीजन में बनने लगते हैं। जितने सेंटिनल टैग बनेंगे, जितना फाइब्रोसिस होगा, उतनी जगह छोटी छोटी होती जाएंगी और उतना ही सर्जरी के बाद आपको सक्सेस रेट भी कम मिलेगा। अब दूसरी बात, ये सेंटिनल टैग बन के तो आपकी जगह छोटी कर रहे हैं, बट कभी कभी जब फिशर पे फिशर बार बार होता है और ये सेंटिनल टैग ज्यादा बड़ा हो जाता है, और ऐसे में जो हम बोलते हैं एक्यूट ऑन क्रॉनिक, ये फिशर का एक प्रकार है समझो। एक्यूट ऑन क्रॉनिक यानी क्रॉनिक फिशर के अंदर में एक एक्यूट नया फ्रेश फिशर बन जाना। एक्यूट ऑन क्रॉनिक ऐसा एक कोई फिशर बन गया अगर, और वो बहुत डीप हो गया और उसमें कुछ जाके फीकल मटेरियल जमा होने लगा, स्टूल का मटेरियल, क्योंकि इमोशंस तो वहीं से आ रहे हैं, इमोशन घिस के आ रहे हैं, और स्टूल में कुछ भी हार्ड मटेरियल जो बाहर पास आउट नहीं हो रहा, वो जाके उस फिशर में फंस जा रहे हैं। धीरे धीरे वो चीज उसमें डिपॉजिट होने लगती और वहाँ एक पॉकेट बन जाता, फिशर के टैग में एक पॉकेट बन जाता, और जो फीकल मटेरियल वहाँ जाके जमा हो रहा वो तो पूरा इन्फेक्टेड मटेरियल है। फिर उसमें बनने लगता है इन्फेक्शन, पस फॉर्मेशन, और इससे बन सकता पेशेंट को फिस्चुला यानी कि बगंदर, जो एनल रीजन में होने वाली सबसे वर्स्ट डिसीज है। अभी आप सोचिए कि एक छोटा सा फिशर उसने कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन कर दी। पेशेंट को एब्सेस भी बना सकता है फिशर। पेशेंट अगर सपोज उसको टैग नहीं भी बना है और फिशर बहुत डीप हो गया, और डीप होने के बाद भी वो अपने घरेलू इलाज कर रहा है, कोई बाहर का भी खा रहा, कोई मीन्स परहेज नहीं कर रहा है, ऐसे में अगर उसके डीप फिशर में सिंपल फिशर है, मतलब अगर इसकी चिकित्सा सही समय पर होनी चाहिए। हाँ, अगर समझो सादा ही फिशर है, उसको समझो टैग भी नहीं बना है, अगर फिशर सादा फिशर ही है और उसमें उसने ध्यान नहीं दिया और उसमें इन्फेक्शन होने लगा, तो उसमें भी उसको एनल एब्सेस होने के चांसेस, एब्सेस यानी एनल रीजन में पस हो जाना, पस का पॉकेट बन जाना। और ये सिचुएशन ऐसी है, एब्सेस बनना या फिस्चुला बनना, कि जिसमें आपको अल्टीमेटली सर्जरी ही करनी पड़ती। फिर कहाँ आपका फिशर दवाई से ठीक होने वाला था, और कहाँ आपने खुद को लैंड अप कर लिया सर्जरी में। तो ये ऐसे हमारे फिशर में इतने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसलिए फिशर का टाइम पे इलाज करना चाहिए। फिशर एक शुरुआती में एक छोटी बीमारी होती है जो दवाई से ठीक हो सकती है, लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो इतना गंभीर रूप धारण कर सकती है कि जिसमें हमको सर्जरी के अलावा फिर कोई उपाय नहीं रह जाता है। ओके। मैम, ये बताइए कि ऑपरेशन करने से भी बार बार फिशर हो सकता है?
ऑपरेशन करने से हो सकता है ऐसा नहीं, ऑपरेशन करने के बाद भी ओके हो सकता है फिशर। क्यों हो सकता है फिशर? पहली बार हमको क्यों हुआ था? कॉन्स्टिपेशन के कारण। फिशर है क्या? लैट्रिन की नली में एक चीरा पड़ जाना, फट जाना, कट जाना, टीयर ऑफ एनल म्यूकोजा है फिशर। अब हमने फिशर का ऑपरेशन कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्यूट फिशर तो हम मेडिसिन से ही ट्रीट करते हैं। फिशर का ऑपरेशन हम करते जब उसमें टैग वैग बन गया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, हाँ। जगह भी थोड़ी छोटी हो गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, टैग निकाल देंगे, जगह बड़ी कर देंगे, पेशेंट को नॉर्मल कर देंगे। अब आपको नॉर्मल कर दिया मैंने, जैसे आप पहले थे, ठीक है। अब पेशेंट घर जाएगा, अब तो मैंने ऑपरेशन कर लिया, मैं सब खाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, तो वो वापस अगर अपनी दिनचर्या उसी तरह से चालू कर दे तो वापस उसको हार्ड मोशन होगा ना। अब हमने एनल रीजन में कोई स्टील का रिंग थोड़ी डाल दिया है, ना ही उसको कुछ पत्थर का बना दिया है, खाली जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था उसको निकाल दिया, जो टैग बने थे उसको हटा दिया है, जगह छोटी हुई थी उसको बड़ी कर दी है। आप उसको फिर से इंजोर करोगे, फिर से हार्ड स्टूल आएगा अगर, तो फिर से फिशर होगा। क्योंकि फिशर क्या है? सिर्फ इंजरी टू द एनल कैनल, सिर्फ एक मार लगना, तो आपको मार लगने से रोकना है। फिर से फिशर न होना ये पेशेंट के हाथ में, लेकिन फिशर होगा ही नहीं ऑपरेशन करने के बाद, ऐसा नहीं हो सकता। जी जी ओके। हम सबको पता है कि काले हॉस्पिटल महाराष्ट्र पुरस्कार सम्मानित है जी। तो मैम ये बताइए कि आपके यहाँ पे एनल रीजन संबंधित बीमारियों के इलाज होते हैं जी, तो अन्य और कौन सी बीमारियों के इलाज होते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी जी, हमारा हॉस्पिटल को 24 साल हो चुका है और हमारा बेस है कि पेशेंट ज्यादा से ज्यादा पेशेंट दवाइयों से ठीक हो, मेडिसिन से जी। क्योंकि सर्जरी एक इमरजेंसी मैनेजमेंट है। सर्जरी एक ऐसी चीज है कि जो हमको इमरजेंसी में ही करनी चाहिए। जैसे अगर दवाई से काम नहीं हो रहा तो हम सर्जरी के लिए जाते हैं, क्योंकि सर्जरी बार बार नहीं कर सकते, दवाई बार बार ले सकते। मेडिसिन एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम बार बार ले सकते। इसीलिए हमारे हॉस्पिटल में ऐसी कई बीमारियों का आयुर्वेदिक इलाज होता है जिसके लिए लोग कई बार ऑपरेशन करवा लेते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन का बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेसफुली हमारे यहाँ इलाज होता है। 9 से 10 mm, 11 mm, 12 mm तक के स्टोन्स आयुर्वेदिक मेडिसिन से बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाते हैं। इवन आपने देखा होगा कि कई बार स्टोन बड़ा होने के कारण ऑपरेशन करने पड़ते हैं स्टोन के, लेकिन सर्जरी करने के बाद भी किडनी स्टोन बार बार होता है, तो उसको बार बार नहीं होने के लिए भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत ही बेहतर है। उसके अलावा अगर सपोज किसी ने ऑपरेशन किया भी है किडनी स्टोन का, तो भी उसने उसके बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि उसको दोबारा बार बार किडनी स्टोन ना हो। ये तो एक बीमारी हो गई जिसमें बार बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है किडनी स्टोन वालों को। तो बेहतर है कि आप बार बार वो किडनी का सर्जरी करने से अच्छा सतर्क रहो, थोड़ा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो, कुछ खान पान की, इसमें भी लाइफस्टाइल थोड़ा करेक्ट करना पड़ता है। हमारे यहाँ आने वाले सभी पेशेंट को हम आयुर्वेदिक दवाइयों के अलावा हर बीमारी में उस बीमारी के हिसाब से क्या दिनचर्या और क्या खान पान करना चाहिए, इस पे हमारा विशेष ध्यान रहता है। उसके अलावा हमारे यहाँ आर्थराइटिस के पेशेंट भी ट्रीट किए जाते हैं विद आयुर्वेदिक मेडिसिन। उसके अलावा हमारे यहाँ स्किन, हेयर फॉल और गायनिक डिसऑर्डर्स के भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होती है। गायनिक डिसऑर्डर में मैं खास बताना चाहूँगी कि महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है, यंग लड़कियों में, यंग फीमेल्स में पीरियड प्रॉब्लम्स, जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स, इरेगुलर साइकिल्स, या फिर पीसीओडी, या फिर पीरियड्स ना आना 4-4 महीने, ऐसे बहुत सारे यंग बच्चों में भी आजकल प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं। तो इसमें एलोपैथी हार्मोन्स वगैरह ना देते हुए हम 100% आयुर्वेद से पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जिससे बच्चों पे कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, उनकी ओवरीज और उनके यूट्रस पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। ऐसे हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन से गायनिक ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ अभी गायनिक कॉस्मेटोलॉजी और एक ब्रांच ऐड हुआ है, जिसमें महिलाओं में 2 से अधिक डिलीवरी के कारण या मल्टीपल एबॉर्शंस के कारण या पोस्ट डिलीवरी वजाइनल लूजनिंग, जो उस भाग में ढीलापन आ जाता है, उसके लिए लेज़र का चिकित्सा हमने शुरू किया है। उसके अलावा 45 से 50 साल की उम्र वाली महिलाओं में इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन यानी पेशाब को रोक न पाने की समस्या देखी जाती है, जिसके लिए भी हमारे यहाँ लेज़र द्वारा हमने ट्रीटमेंट चालू किया है।
ये बहुत ही सुरक्षित चिकित्सा है। इसमें कोई एनेस्थीसिया या भर्ती की एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। और पेशेंट ओपीडी में ही आके अपना ट्रीटमेंट करके 15-20 मिनट में अपने घर जा सकता है। 4 से 5 सेशन में पेशेंट का इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, वजाइनल लूजनिंग और ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, रिकरेंट इन्फेक्शंस जो वजाइनल इन्फेक्शंस होते, ये सारी चीज़ें हम लेज़र ट्रीटमेंट से ठीक करते हैं। बहुत ही इजी, सुरक्षित और पेनलेस ट्रीटमेंट है। नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है ये, और बिल्कुल ही जल्दी हो जाती है। पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती इसमें। अच्छा जी। डॉक्टर, हमारे दर्शकों को आप इस साक्षात्कार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं मेरे सभी दर्शकों को खास ये बताना चाहूँगी कि ये पाइल्स, किडनी स्टोन, ये सारी बहुत सारी डिसीजेज ऐसी हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल सही कर लें, अगर हम अपने खाने पीने का समय सही कर लें, जीवन में थोड़ा व्यायाम को एडिशन में ले, जैसे कि आजकल हम लोग एक्सरसाइज भूल ही गए हैं, तो एक्सरसाइज थोड़ा बहुत हमने डेली कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। खाने में दिन भर में 1 या 2 फल का समावेश करना ज़रूरी है। थोड़ी फाइबर वाली सब्जियाँ, सैलड्स, गाजर, ककड़ियाँ, ये हमने खाने में लेना चाहिए। महिलाओं ने कम से कम 3 लीटर और पुरुषों ने 4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। उसके अलावा रात को कम से कम 8 घंटे का नींद उनका होना ज़रूरी है। दिन में सोना अच्छी बात नहीं है, दिन का सोना बंद करना चाहिए। खाते बराबर सोना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर थोड़ी अपना ले, सुबह थोड़ा जल्दी उठ के वॉक करने जाना चाहिए, थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, तो इससे आप एंजाइटी, स्ट्रेस, बॉडी फटीग, आपका मीन्स जो फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आपका लीवर फंक्शन सब अच्छा रहेगा। ये सारे व्यायाम और खाने पीने पे ध्यान देने से आपके लीवर फंक्शन भी अच्छे रहेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा, आपका किडनी फंक्शन भी अच्छा रहेगा, आपको यूरिनरी प्रॉब्लम भी नहीं होंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा और आपको अल्टीमेटली पाइल्स भी नहीं होगा। जिसको हो गया है उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, समय पे डॉक्टर के पास जाएं और प्रिकॉशंस ले, और जिनको नहीं हुआ है, चाहते हैं नहीं हो, तो बताए हुए सलाह को आप माने, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू। ओके मैम, आपने स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी का बहुत ही अच्छा संदेश हमारे दर्शकों को दिया, और हमारे सल्ला डॉक्टर इस कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।